हरित क्रांति क्या है, इसी तरह के येलो रिवॉल्यूशंस हैं और पिंक रिवॉल्यूशंस हैं और ब्लू रिवॉल्यूशंस हैं, जिसमें हम मत्स्य पालन का उसमें डिस्कवर करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। हम आज यहाँ पे ले रहे हैं, ये हम अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे मान ली ग्रीन रिवॉल्यूशंस का। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और इसके कितने कंपोनेंट्स हैं और इसका हमारे सोशियो इकोनॉमिक पे कितना इम्पैक्ट है, कितना प्रभाव पड़ता है, और जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इस पे कितना इसका प्रभाव पड़ता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि जब ग्रीन रिवॉल्यूशंस का उत्पादन हुआ था उस समय जो एक साइंटिस्ट थे 1960 के दशक में, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, कृषि विज्ञान के साइंटिस्ट जर्मन नॉर्मन लॉग, कृषि के नॉर्मन बोरलॉग, ये नॉर्मन बोरलॉग थे 1960 के दशक में, ये जर्मन के थे। जर्मन के जो साइंटिस्ट थे 1960 के दशक में, उन्होंने सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशंस का खोज किया। नॉर्मन बोरलॉग 1960 में इन्होंने सबसे पहले जो कृषि हरित क्रांति की खोज की 1960 में, और उन्होंने जहाँ पे स्टडी कर रहे थे, उन्होंने जर्मन के रहने वाले थे, एक्चुअली बिलोंग जर्मनी से करते थे, लेकिन उन्होंने जो स्टडी कर रहे थे वो मैक्सिको में जाके, मैक्सिको में एक स्कूल है और वो स्कूल का नाम है, ये मैक्सिको में है, जो ब्रिटिश रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट, जो ब्रिटिश रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट है, जो अनुसंधान है, उन्होंने इस पौधे के ऊपर खोज किया था। और उन्होंने एक डॉर्फ मतलब बौना, डॉर्फ मतलब बौना पौधे के ऊपर उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जो आने वाली आबादी है और जो प्रोडक्शन है उसको और ज्यादा उन्नत करने के लिए उन्होंने गेहूं के ऊपर सबसे पहले प्रयोग किया था 1960 में। 1960 में गेहूं के ऊपर किया था और वही गेहूं का जो उत्पादन था वो 250% ज्यादा हुआ। जो नॉर्मल गेहूं हुआ करता था उससे 250% ज्यादा हुआ। और यही नहीं, उन्होंने फिर 1965 में 5 साल बाद में जो भारत देश में भी इसके ऊपर अनुसंधान किया गया, इसके ऊपर जो अनुसंधान है वो किया गया और ये पाया गया कि जो बढ़ती आबादी के साथ उत्पादन एक बहुत बड़ा सोर्स बनकर सामने आया है, एक बहुत बड़ी चेतावनी बन के सामने आया है सरकार के सामने। तो फिर इस चीज को 1965 में अनुसंधान होने के बाद में 1965 में सबसे पहले गेहूं को जो ताइवान है और मैक्सिको है वहां पर उगाया गया और बहुत ही मात्रा में उस अनाज का उत्पादन हुआ। फिर 1960 से 1970 के दशक में 1970 के दशक में फिर धान के ऊपर अनुसंधान किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका किया गया, रिसर्च किया गया। तो उसमें ये पाया गया कि धान भी 200%, गेहूं जो है 250% ज्यादा मिला था और धान जो है 200% ज्यादा मुनाफा उन्नति हुआ है। तो इसके लिए जो जर्मन वैज्ञानिक हैं नॉर्मन बोरलॉग, जो जर्मन वैज्ञानिक हैं नॉर्मन बोरलॉग, उनको फिर ब्रिटिश की सरकार ने उनको नोबेल पुरस्कार से सुसज्जित किया। उसके बाद देखते हैं दोस्त कंपोनेंट ऑफ द हरित क्रांति। कंपोनेंट क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशंस के कंपोनेंट क्या है, घटक कौन कौन से हैं जिससे चीज जो और काफी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए नॉर्मन बोरलॉग ने यह देखा कि सबसे पहले जो बीज है, बीज को ही उन्होंने हाइब्रिड बना डाला। बीज के कुछ पार्टिकुलर पार्ट को उन्होंने हाइब्रिड बना डाला जहां से उनको मेन पोषक तत्व की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जो पौधे जो थे
वो डेवलप थे, लेकिन जो प्रोडक्शन उनका था बहुत मोटा अनाज हो रहा था, इसके चलते जो अनाज है वो काफी मात्रा में वृद्धि हुई। उसके बाद दोस्तों गेहूं के बाद में फिर उन्होंने ये भी चीज बताया कि इसके साथ में जो सप्लाई है, इसके जो अदर कंपोनेंट है वो सिंचाई है, इरिगेशन है और केमिकल फर्टिलाइजर्स है और उसके साथ में पेस्टिसाइड है, जर्मीसाइड है। जर्मीसाइड मीन्स होता है जो खरपतवार होता है। जर्मीसाइड खरपतवार को मारने के लिए जो मेडिसिन बनाया था, खरपतवार को कंप्लीटली जाने के लिए उन्होंने मेडिसिन डाला और उसके लिए जो फर्टिलिटी है, जो उस मिट्टी की फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, उसको फिर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि उसमें जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अलावा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास। फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं, पोटास को कैसे करते हैं पोटास, नाइट्रोजन को एन से, फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही साथ जब पौधे कमजोर होने लगते हैं तो उसमें यूरिया मतलब नाइट्रोजन की मात्रा कुछ डालते हैं। आपने जैसे देखा होगा दोस्तों, जो पौधे को और हरा भरा करने के लिए उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को डालते हैं। और उसके साथ ही अगर जब पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं यानी कि उसमें जिंक की कमी हो जाती है, Zn से जिंक को डिनोट करते हैं, उसमें जिंक की कमी हो जाने के कारण। वैसे हाल में ही ये खोजा गया कि जो मटर का पौधा होता है, मटर का उसमें जो बैक्टीरिया होता है लेग्यूमिनोसेरम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो इसको नाइट्रोजनीकरण करता है मटर के पौधे को, इसीलिए वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। लेकिन जो हरित क्रांति में जो नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 में डिस्कवर किया था हरित क्रांति को, इनको नॉन सिंथेसाइज्ड प्लांट कहा गया है, क्योंकि ऐसे प्लांट को सनरेज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे जो प्लांट हैं, जो हाइब्रिड प्लांट हैं, इनको सनरेज की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं दोस्त। और उसके बाद हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशंस, जो प्रभाव हैं ग्रीन रिवॉल्यूशंस के वो क्या क्या हैं। इसके साथ सबसे पहले देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि उस समय जो भारत के लोग थे, जब भारत के लोग थे 1960-70 में, उस समय जो किसान लोग इतना एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए उनको ये चीजें बहुत ही कम समझ आती थी। इसी के चलते जो प्रोडक्शंस है उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, न जनता ने दिया, न सरकार ने दिया, न साइंटिस्ट ने दिया, न स्कॉलर ने दिया, न वैज्ञानिक ने दिया, किसी ने भी इसके तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये हुआ इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये जो रियल था उस टाइम में ये खोजा गया। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक में ये देखा गया है कि कितना लॉस होता है। मतलब अगर सोशियो इकोनॉमिक में जो सोशियो इकोनॉमिक है इसमें लोगों के द्वारा बहुत से ऑब्जेक्शन उठाए गए थे कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक तालाब होगा, तालाब में पानी रहेगा तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और मच्छर के ज़्यादा उत्पन्न होने का चांस रहेगा, उनकी वजह से और लोगों को भी इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ें इस सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में बात किया गया है और इसी के चलते इस ग्रीन रिवॉल्यूशंस एक बहुत बड़ा प्रभाव बनकर हमारे सामने आया है और जो सन 2002 में भारत सरकार द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशंस इज द बेस्ट फार्मिंग फॉर द हैविंग फार्म। सभी के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा, बहुत ज़्यादा उन्नत, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमें फसलें का उत्पादन किया जाता है। और इसके साथ में 1980-1990 धान के बाद में फिर 1999 में ये देखा गया कि और सारी चीज़ें हैं, जो जितनी सब्जी हैं, फ्रूट हैं और जो चीज़ें हैं खाने वाली,
वो सब चीज़ें भी उसमें हाइब्रिड का उत्पादन किया गया। हाइब्रिड की वजह से जर्मिसाइड हुआ। साथ ही साथ ये भी देखेंगे दोस्त कि जो ये 1970 में धान के ऊपर किया गया था, धान में तो 1 किलो धान के लिए 5 टन वाटर की आवश्यकता होती है दोस्तों। जो 1 किलो चावल उत्पन्न करने के लिए 5 टन वाटर की पानी की जरूरत होती है दोस्त। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वो बुक कह रहा है जिसको हम स्टडी करते हैं, उसका नाम है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो ये बहुत ही रियल है। मैं भी पहले सुन के शौक हो गया था, लेकिन रियल में ये सच है। 1 किलो चावल उत्पन्न करने के लिए 5 टन वाटर यानी पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसी के साथ आज ये चैप्टर हम क्लोज करते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम फिर आपसे मिलते रहेंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।